के नया टॉपिक पर्यावरण का। सीजी टेट के अंतर्गत पूछे जाने वाले ये टॉपिक में हम पर्यावरण के घटकों की अंतःक्रियाएं और साथ में हम देखेंगे आज के संदर्भ में पर्यावरण के प्रमुख सरोकार, ये चीज़ें हम देखेंगे। साथियों, आपको एक बात बताना चाहूँगा इस वीडियो में कि इस वीडियो में जो पिछली वीडियो आपने देखा उनसे संबंधित प्रश्न, उसमें से दो नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो लगभग 1 नंबर के प्रश्न पूछते हैं, सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है। तब पर्यावरण के घटकों की अंतःक्रियाएं का मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले समझाना चाहूँगा कि पर्यावरण के घटकों के अंतःक्रियाएं मतलब कि निर्जीव व सजीव दोनों के मध्य जो है निर्भरता, किसी न किसी तरह से एक दूसरे पे निर्भर, अंतःक्रिया, एक दूसरे से में क्रिया करना, एक दूसरे के काम करना, एक दूसरे से मिलकर काम करना या एक दूसरे पर काम करना, ये अंतःक्रिया। उनसे कुछ न कुछ हमको कुछ कार्य रहेगा या उनसे मिलकर हम काम करेंगे या उससे हमको काम करना है, सीधी सी बात। तो यदि हम कुछ चीज़ें हम मानव निर्मित चीज़ें से हम बात करें कि मानव द्वारा पर्यावरण पर बहुत चीज़ों पर निर्भरता रहती है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से कहो चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से कहो, कहीं न कहीं किसी न किसी दृष्टि से वो उस पर क्या होते हैं, निर्भर जरूर रहते हैं। ये आपको ज़रूर पता होगा, ठीक है। तो हम उसी पर हम चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे कि एक मानव यदि वनों से संबंधित हम चीज़ों को देखने का प्रयास करें कि एक वन है जो स्थायी रूप से विद्यमान है, कहने का अर्थ है कि मानव उस पर कुछ भी जो है काम नहीं कर रहा है, मतलब इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है ना कुछ भी नहीं कर रहा है, ये वन है, ठीक है। तो इस वनों में विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, जीव जंतु होते हैं, सर्प हो गया, शेर हो गया, हिरन हो गया, खरगोश हो गया, और कही जाए तो जड़ी बूटी औषधियाँ प्राप्त होती हैं हमको, ये स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। अब विद्यमान होते हैं तो यदि इसमें कोई मानव यदि हस्तक्षेप कर ले, यदि इसमें से वनों को काट दे, वनों को काटना शुरू कर दे, तो इनमें से कुछ जो है जीव जंतु जो है शहर की ओर चलना शुरू कर देगा, है ना, कुछ यहीं रुक जाएगा और कुछ जानवर जो है वो क्या है, इस पर्यावरण के असंतुलन होने की वजह से क्या हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। मानव द्वारा शिकार कर लिया जाता है, वनों की अंधाधुंध कटाई कर लिया जाता है, तो इससे कुछ न कुछ पर्यावरण में संतुलन जो है बिगड़ जाती है। ये रहा अंतःक्रिया, इस प्रकार से अंतःक्रिया होगी। कुछ अंतःक्रिया ऐसी होती है जो प्राणियों के द्वारा होती है, कुछ अंतःक्रिया ऐसी होती है जो सजीव निर्जीव के माध्यम से होती है, कुछ अंतःक्रिया ऐसी होती है मानव के हस्तक्षेप द्वारा होती है, कुछ अंतःक्रिया इस प्रकार से होती है कि सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक रूप से माना जाता है, कुछ जो है हरे पौधों के माध्यम से होती है, कुछ जो है सूक्ष्म जीवों के माध्यम से होती है। तो सारी चीज़ें हम कल्पना करते हुए या उसके बारे में जानकारी लेते हुए हम पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट प्रश्न इसमें से पूछा जाता है, अंतःक्रिया से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अंतःक्रिया से संबंधित हम प्रश्न पूछेंगे तो आपको किस प्रकार से पूछेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे विभिन्न प्राणियों में अंतःक्रियाएं, यदि आपको प्रश्न पूछ दिया जाए कि विभिन्न प्राणियों के मध्य अंतःक्रियाओं का उदाहरण है, तो हमारे पास है आहार श्रृंखला और दूसरा है खाद्य श्रृंखला, ठीक है। एक तो आहार श्रृंखला है और दूसरा है हमारे पास खाद्य जाल है। आहार श्रृंखला कैसे, जैसे यहाँ पे कोई हरे पौधे है ना, हरे पौधे को खरगोश खाता है, खरगोश को और कोई खाता है उसको कोई, इस प्रकार से प्राणियों में क्या हो गया, एक श्रृंखला बन जाएगी और इन्हीं विभिन्न प्राणियों को खाने में से क्या हो जाएगा, इसका जाल बन जाएगी। तो विभिन्न प्राणियों के मध्य यदि अंतःक्रिया आपको पूछते हैं तो ये हो जाएगा आहार श्रृंखला और खाद्य जाल, ठीक है। अब उसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पे कि सजीव और निर्जीव घटकों के मध्य अंतःक्रियाएं। अब आता है आपके सामने कि सजीव निर्जीव घटकों के मध्य अंतःक्रियाएं। तो सजीव क्या हो गया, जीवित, निर्जीव क्या हो गया, जो जीवित नहीं है, या इसको बोलते हैं अजैविक
और सजीव भी बोलते हैं, जैविक घटक और निर्जीव घटक। जैव भौतिकीय भूमि, जल चक्र, मृदा, मौसम और चट्टानें। जैव जीवित भौतिकीय भूमि जैसे घास का मैदान हो गया, खेत हो गया। जल चक्र, जल क्या हो गया, निर्जीव हो गया। और जल से संबंधित अंतःक्रिया करने वाले लोग क्या हो जाते हैं, जीव हो जाते हैं, तो सजीव। तो जल चक्र भी हो गया। मृदा, मृदा तो निर्जीव है, लेकिन मृदा जो बनाता है, जैसे केचुआ बनाता है, तो क्या हो गया आपका सजीव हो गया। मौसम, मौसम तो निर्जीव है, लेकिन इससे संबंधित रखने वाले लोग क्या हो गए, सजीव हो जाते हैं। चट्टानें निर्जीव है, लेकिन चट्टाने से जो हमको प्राप्त उससे निर्मित होता है, हम उससे जुड़े हुए रहते हैं, उससे काम लेते हैं, तो क्या होगा, सजीव और निर्जीव घटकों के मध्य अंतःक्रिया आपको पूछे तो आपको ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसी में मानव हस्तक्षेप अंतःक्रिया। मानव हस्तक्षेप अंतःक्रिया को कभी कभी सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्राकृतिक घटकों के मध्य होने वाली क्रियाएं भी बोलते हैं, जिसका केंद्र कौन होता है, मानव होता है। तो मानव हस्तक्षेप अंतःक्रिया की बात करें तो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, जानवरों की निर्मम हत्या या शिकार। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से वनों के संतुलन का बिगड़ना, जानवरों का इधर से उधर पलायन करना, औषधि का समाप्त हो जाना, जानवरों का मृत्यु हो जाना, उसकी शिकार करना, ये हस्तक्षेप कर रहा है उसके साथ अंतःक्रिया के, जिससे पर्यावरण संतुलित जो है बिगड़ जाता है, संतुलन जो है बिगड़ जाता है। ठीक है। यदि हम खाद्य जाल श्रृंखला की बात करते हैं, खाद्य श्रृंखला में किसी एक वस्तु, एक जीव को भी समाप्त कर दिया जाए तो पर्यावरण भी असंतुलित रह जाएगा। तो साथियों, पर्यावरण के सामाजिक और सांस्कृतिक घटकों में होने वाले अंतःक्रियाओं का केंद्र कौन होता है, मानव होता है। यदि आपको प्रश्न ये पूछ दिया जाए कि पर्यावरण के सामाजिक एवं सांस्कृतिक घटकों में होने वाली अंतःक्रियाओं का केंद्र होता है तो कौन होता है, मानव होता है। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ऐसे इसी संबंधित हम देखो, जैसे कि मानव क्या होता है, केंद्र होता है। तो मानव द्वारा कौन कौन सा कार्य, निर्माण कार्य। निर्माण कार्य मतलब क्या हो गया, मकान बनाना, है ना, विभिन्न प्रकार के खेतों का निर्माण करना, तालाबों का निर्माण करना, औजारों के माध्यम से, अपने कौशल के माध्यम से या सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से। यदि देखा जाए तो अंतःक्रियाओं के माध्यम खान पान भी आ जाता है, भाषा बोली भी आ जाते हैं, रहन सहन भी आ जाता है, रीति रिवाज भी आ जाता है, तीज त्योहार, शिक्षा एवं व्यवसाय भी आ ही जाता है। सारी चीज़ें में अंतःक्रियाएं सम्मिलित है, ऐसा नहीं है कि इसमें भी अंतःक्रियाएं नहीं हैं। खान पान एक दूसरे से, खान पान से जुड़े हुए हैं। भाषा बोली, विभिन्न प्रकार के भाषा बोली बोला जाता है, रहन सहन विभिन्न प्रकार, रीति रिवाज सबका अलग होता है, तीज त्योहार अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। शिक्षा में व्यवसाय एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मानव मानव से जुड़ा हुआ रहता है, जिसमें मानव भोजन और औषधि, लकड़ी और वन्य उत्पादों के लिए भी वनस्पति जगत से निर्भर करता है। भोजन के लिए भी पेड़ पौधे से जुड़ा रहता है, औषधि के लिए भी, लकड़ियों के लिए भी, वन्य उत्पादों में जितने भी हम सामग्री उत्पन्न करते हैं, जैसे कुर्सी हो गया, दरवाजा हो गया, टेबल हो गया, ये वनों से भी जुड़ा होता है। तो देखा जाए तो मानव और जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु हैं, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधे पर निर्भर रहती है। यदि आपको प्रश्न पूछे कि मानव व जीव जंतु पेड़ पौधे पर निर्भर रहती है, प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष, तीसरा ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मानव जो है पेड़ पौधे पर जुड़े रहते हैं, और जीव जंतु भी। अगर हरे पौधे की बात करें तो हरे पौधे से संबंधित कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। प्रकृति में आप देखेंगे तो हरे पौधे ही ऐसा है जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के मध्य जो संतुलन बना के रखता है। यदि इनमें से पौधे को हटा दिया जाए तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में संतुलन जो बना हुआ है वो बिगड़ सकता है। कैसे? हरे पौधे ही नहीं रहेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमको जितने भी जीवित प्राणी हैं वो जीवित नहीं रह पाएगा।
तो ये संतुलन बनाए रखने में कौन काम आता है? हरे पौधे। साथ ही साथ ये मृदा को नमी बनाए रखने का काम करता है पेड़ पौधे। मृदा की ऊपरी जो भाग होती है ना, सतह, ये मृदा को बनाए रखता है और साथ में उसके सतह को जकड़ के भी रखता है। मिट्टी के कटाव को रोकता है। जैसे कि अब खेतों की बात करें तो खेतों में मेड़ होता है एक, है ना, इसमें जब घास उगा रहता है तो ये मेड़ घास जो है उसको कटाव से रोकता है, मिट्टी को बहने नहीं देता, है ना, उसको रोक के रखता है। जंगलों में यदि पेड़ पौधे हटा दिया जाए तो पूरे ऊपरी भाग लगातार वर्षा होने के कारण जो है पूरा क्या हो सकता है? कटाव हो सकता है और मिट्टी पूरा बह के नदी तालाबों में होते हुए समुद्र में जा सकता है। ये हरे पौधे बहुत ही मतलब पर्यावरण संतुलन में काम करने का प्रयास करता है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे की बात करते हैं तो जैसे सूक्ष्म जीव के बारे में हमने आपको बोला था कि सूक्ष्म जीव जो है मानव के लिए लाभकारी भी है और हानिकारक भी है। ठीक है, सूक्ष्म जीव लाभकारी भी है और हानिकारक भी, दोनों है। कैसे कि सूक्ष्म जीव द्वारा सिरके का निर्माण, शराब का निर्माण, सोया सॉस का निर्माण, पनीर का निर्माण, दही का निर्माण, डबल रोटी, ये सूक्ष्म जीव द्वारा ही बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? जैसे हम दही की बात करते हैं, दही बनाने का काम कैसे होता है? दूध होता है, दूध में खट्टा चीज डाल दिया जाता है और उसको रख दिया जाता है। 2 से 3 दिन में दही का निर्माण हो जाता है। कैसे? तो ये आंशिक इसका अपघटन होता है, आंशिक रूप से। ठीक है, आंशिक रूप से इसका क्या होता है? अपघटन होता है, अपघटन, जिसे बोलते हैं किण्वन। क्या बोलते हैं? किण्वन। जैसे शराब का निर्माण करना किण्वन के द्वारा होता है, मतलब आंशिक अपघटन होना सूक्ष्म जीवों द्वारा। आंशिक मतलब आधा रूप से उसका अपघटन करता है जीवों द्वारा, उसे बोलते हैं किण्वन। और इन्हीं के माध्यम से जितने भी आप देख रहे हैं वो उसका काम होता है और बनता भी है। कुछ सूक्ष्म जीव जैसे एड्स, यही सूक्ष्म जीव जो है हानिकारक है। जैसे एड्स होता है, खाद्य विषाक्तता होती है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है, ये भी हानिकारक भी है। कुछ लाभकारी है तो कुछ हानिकारक भी है। ठीक है, यदि प्रश्न पूछ दिया जाए कि सूक्ष्म जीवों द्वारा अंतःक्रिया से लाभ होता है, लाभ भी है, लाभ हानि दोनों या इनमें से कोई नहीं, या सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाला कार्य, है ना, तो क्या हो जाता है? शराब का निर्माण होता है, सोया सॉस का निर्माण होता है, पनीर का निर्माण होता है, या आपको पूछ दिया जाए दही का निर्माण होता है ना, सूक्ष्म जीवों द्वारा, और कुछ आपके सामने रख दिया जाएगा तो आपको इनमें से काम करना है। बता रहा हूँ मैं, जितना भी आपके सामने रख रहा हूँ उसको ध्यान से और सोच समझ के आपको नोट्स बनाना है। यकीन मानिए आप जो है आराम से नंबर लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि बच्चों को पर्यावरण में कैसे रुचि पैदा करें। इस पे मतलब एक शिक्षक होने के नाते, आप एक शिक्षक हो और शिक्षक होने के नाते आप बच्चों में रुचि कैसे पैदा करेंगे? पर्यावरण के बच्चों के दृष्टिकोण में पर्यावरण की रोचकता, मतलब बच्चों में रोचकता क्यों आती है पर्यावरण के प्रति? ऐसा क्या है पर्यावरण में कि बच्चों में रोचकता आती है, या आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि बच्चों में रुचि पैदा आप कर सकें? उसी के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से और समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले देखिए, विद्यालय परिसर में उपस्थित विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे या फूल पत्ती। ठीक है, अब विद्यालय के परिसर में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे आप लगाएंगे, फूल पत्ती भी लगाएंगे, तो बच्चों में रोचकता जरूर आएगी, बच्चे में रुचि जरूर पैदा होगी, क्योंकि ये पेड़ पौधे के साथ उसका अंतःक्रिया होगी। अंतःक्रिया मतलब आप उनके साथ पेड़ लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, फूल पत्ती लगाएंगे, साथ में रहेंगे, कार्य करेंगे, तो उनके साथ वो अंतःक्रिया करेगी और अंतःक्रिया के साथ साथ उसमें रुचि जरूर पैदा होगी कि हमने ये पेड़ लगाया, ये फूल लगाया आंगन में, है ना, विद्यालय के परिसर में। उसी प्रकार से देखें, विद्यालय में उपस्थित विभिन्न प्रकार के भौतिक संसाधन। अब विद्यालय में विभिन्न प्रकार के भौतिक संसाधन, जैसे बोरिंग हो जाता है, कुछ खेलने के लिए झूला हो जाते हैं, है ना, रस्सी कूद हो जाते हैं,
और कुछ खेलने के लिए अन्य सामग्री हो जाती है, गेंद हो जाता है, फुटबॉल हो जाता है। तो उपस्थित विभिन्न प्रकार के भौतिक संसाधन, भौतिक के मतलब क्या समझते हो? भौतिक के मतलब होता है जिसके साथ वो अंतः क्रिया कर सके, उसको देख सके, उसे छू सके। ठीक। कक्षा शिक्षण में प्रयुक्त की जाने वाले विभिन्न शिक्षण सामग्रियाँ एवं उपागमों का विकास एवं उनका आकर्षित होना। अब शिक्षण देखो, हम जो पढ़ रहे हैं साथियों, पहली से लेकर 5वीं की बात कर रहे हैं ना, बच्चों के लिए। तो अभी कक्षा शिक्षण में यदि आप जो है एक पेड़ के बारे में बता रहे हो कि ये अमुक पेड़ जो है अमुक फल देता है, यदि हम आम के बारे में बता रहे हैं तो आम के पेड़ को उनके सामने रख के समझाया जाए या आम के फल को उनके सामने रख कर पढ़ाया जाए तो उसमें रुचि जरूर पैदा होगी और आकर्षित भी करेगा उसको। छोटे छोटे बच्चों को मूर्त रूप में, साकार रूप में किसी चीज़ों को उसके साथ अंतः क्रिया करते हुए पढ़ाया जाए तो निश्चित रूप से उसमें रुचि जरूर पैदा होगी और बच्चों में रोचकता जरूर रहेगी, है ना। विद्यालय भवन एवं कक्षाओं का आरामदायक एवं सुविधाजनक होना। अब आप जानते हो कि विद्यालय की भवन कितनी आरामदायक और सुविधाजनक हो चुकी है। पहले कुछ ऐसा होता नहीं था, तो पंखा लग चुका है, बैठने के लिए हर चीज़ हो गया है, खेलने के लिए हो गया है, पीने के लिए परिसर में पानी आ जाता है, हाथ धोने के लिए साबुन होता है, खाना खाना के लिए भोजन मिलता है, सारी चीज़ें मिलता है। तो इससे ये रोचकता। घर से विद्यालय के आवागमन के लिए उपयुक्त सुलभ संसाधन, है ना। अब घर से आने के लिए बच्चों के लिए भी जो रास्ते होती है, आवागमन के साधन होते हैं, वो भी बहुत ही उपयुक्त और सुलभ होता है। विभिन्न प्रकार के आकर्षक पुस्तकों एवं तकनीकी साधनों का उपलब्ध होना। अब पढ़ाते हैं तो पुस्तकों को भी इस प्रकार से बनाया जाता है कि बच्चों को आकर्षित करें। जैसे एक कहानी आप सुना रहे हो या बताना चाह रहे हो कि ललिता जो है आम तोड़ रही है, एक शब्द है, तो उसमें आप देखेंगे पुस्तक में ललिता को आम तोड़ते हुए दिखाई देगा, ये आम तोड़ रही है, इस प्रकार से दिखाई देगा, जरूर दिखाई देगा। या रामू जो है बकरी चरा रहा है, तो बकरी चराते हुए दिखाई देगा। तो ये इस प्रकार से पढ़ेंगे तो बच्चे उस चित्र को देख के ही मोहित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है। समाज का शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। समाज के प्रति आज भी शिक्षा का सकारात्मक दृष्टिकोण बना हुआ है और हमेशा बना रहे, यही हम चाहते हैं। परिवार के साथ साथ अन्य सामाजिक संगठनों का भी शिक्षा के प्रति जागरूक एवं सहायक होना। परिवार भी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बच्चों को भेज रहे हैं स्कूल, पढ़ाई के महत्व को समझाया जा रहा है। और अन्य सामाजिक संस्था भी जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, गरीब बच्चे, उनके लिए संसाधन या स्कूलों में कुछ अपना योगदान देते हैं, कोई कंप्यूटर दे देते हैं तो कोई और कहीं दे देते हैं। तो इस प्रकार से उसमें रुचि पैदा होती है कि हमारे स्कूल में इस प्रकार से लोग काम कर रहे हैं तो हमको भी पढ़ाई करना चाहिए। तो इस प्रकार से रोचकता आती है। तो सीधी सीधी बात देखें तो बच्चों के दृष्टिकोण से देखें पर्यावरण को, तो भौतिक रूप से वो ज़्यादा जुड़ा रहता है, भौतिक रूप से। सांस्कृतिक प्राकृतिक तो होता ही है, लेकिन अधिक रूप से जुड़ा हुआ माना जाए तो भौतिक के मतलब क्या होता है, जिसके साथ वो अंतः क्रिया कर सके, उनके साथ रह सके, उसको छू सके, उनके साथ हर चीज़ क्रियाकलाप कर सके, वो भौतिक रूप होता है। तो बच्चों के दृष्टिकोण से पर्यावरण एक भौतिक रूप से माना जा सकता है। तो इस प्रकार से आपके सामने रहेंगे। तो चलिए मैं आपके सामने प्रश्न रख रहा हूँ, उस प्रश्न में किस प्रकार से पूछे गए हैं आपके सामने ये देखिए। पहला प्रश्न आप देखेंगे तो बच्चों के नज़र में पर्यावरण के कौन सा आयाम की अधिकता दिखाई देती है। ये जो है विज्ञान सहायक शिक्षक में 2019 में पूछा जा चुका है। तो ये भौतिक रूप से, ना कि सामाजिक, ना कि सांस्कृतिक, ना ही राजनीतिक। दूसरा बात करते हैं तो सजीव निर्जीव घटकों के बीच अंतः क्रियाओं का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। सजीव निर्जीव, मानव हस्तक्षेप को भी मानव हस्तक्षेप अलग होता है। सजीव निर्जीव के घटकों के बीच अंतः क्रिया तो कौन सा है। आहार श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला, शिकार की क्रिया। और यहाँ पे देखिए जल चक्र भी दिया है। क्या दिया है यहाँ पे जल चक्र दिया हुआ है।
आहार श्रृंखला और खाद्य श्रृंखला क्या हो गया, विभिन्न प्राणियों की मध्य अंतःक्रिया हो गया। शिकार क्रिया मानव द्वारा हो गया। और जल चक्र किसका हो गया, सजीव निर्जीव के घटकों द्वारा। ये हो गया सीजी टेट के 2019 में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, है ना, वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक को मानव हस्तक्षेप भी बोला जाता है, मानव हस्तक्षेप। तो ये वनों की कटाई, शिकार, निर्माण सभी आ जाएंगे, तो उपरोक्त सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अच्छे से नोट्स बनाइए और इस थ्योरी को अच्छे ढंग से पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इसी प्रश्न को घुमा के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट अवश्य करें और ज़रूर बताएं इसमें आपको कुछ कमी लग रही है। आपका कमेंट्स आना चाहिए। कमेंट जब आता है ना तो मुझे पता चलना चाहिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप पढ़ रहे हो। ये मुझे आपके तरफ से रिप्लाई आना चाहिए कि आप मैं पढ़ा रहा हूँ, और तो आपके तरफ से कुछ रिस्पॉन्स आना चाहिए कि आपने पढ़ लिया। ठीक है, तो दोस्तों इतना ही, थैंक यू।